मित्रों, आप सबके प्रति आभार। खास करके देवम फाउंडेशन इंडो बल्गेरिया कला एवं सांस्कृतिक संस्थान सोफिया की इस बहाने आप एक तरह से बातचीत करने और किसी न किसी बहाने हम एक और मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई अध्येता डॉक्टर मोना कौशिक जो देवम फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और उसके लिए कार्य भी करती हैं। उनके प्रति और इसी के साथ ही मैं एक युवा अध्येता अनुपम भट्ट के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक जरिया बने हमें एक तरह से इस बातचीत का में यहाँ तक लाने में। तो मित्रों, बात है कि वह व्यक्ति सबसे अच्छा होता है या वह संस्थान सबसे अच्छा होता है जो किसी न किसी बहाने कहा अध्येता को या विचार विमर्श करने वाले लोगों को एक दान करता है। और ये सबसे बड़ी बात कहीं कहा जाता है कि एक तरह से जो सबसे बड़ी बात है कि जब इस सिलसिले में मेरी डॉक्टर मोना मोना कौशिक जी से बात हो रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या ऐसा विषय ले जिसके जरिए शिक्षण हो रहा है या बाहर की दुनिया के जो छात्र हैं जो भारत से बाहर रह के हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और खास तौर से वे अध्येता जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के सवाल से लगातार जूझ रहे हैं और इसी तरीके से जो वहाँ अध्यापक हैं जो हिंदी के शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या हम मतलब कोशिश करें कि एक जरिया बने जिसके सहारे एक तरह से उस दुनिया को भी समझा जा सके और हिंदी समाज की जो चेतना है उसको भी जाना जा सके। और इसीलिए इस बातचीत की पूरी प्रक्रिया में हमने जो तय किया कि हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे मुद्दे पर बातचीत करें जिसके जरिए समकालीन समय, समाज और इतिहास को समझने का मौका मिले। और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी दुनिया का जो समाज है, जहाँ पर आज इस कोरोना के काल में या कोविड के काल में इतने तरह की मतलब सामाजिक प्रक्रियाएं या रूपांतरण की प्रक्रियाएं हो रही है, और यह भी कहा जाता है कि कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात होती है कि आज का जो समय है, जो हमारा समकालीन समय है, इस समकालीन समय में जो सबसे बड़ी चेतना है कि आखिर वह कौन सी चीज है जो एक तरह से मानव समाज को या मनुष्य समाज को समझने का आधार बन सकती है। और इसमें मुझे लगा कि साहित्य वह सबसे बड़ा जरिया है और इसी प्रकार इतिहास भी वह सबसे बड़ा जरिया है। और कहा जाता है कि इतिहास और साहित्य दोनों के बीच जो आवाजाही होती है वह कहीं ना कहीं एक तरह से अपने समय को, अपने समाज को, अपने इतिहास को समझने में भी मदद करती है। आप गौर करेंगे कि मुझे बार बार लगता है कि समकालीन हिंदी साहित्य और हिंदी के अध्यापन पर विचार करना और इसी प्रकार कहा जाता है कि इतिहास के जो कुछ रेफरेंसेस होते हैं, जब मैं इतिहास के कुछ संदर्भ की चर्चा कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में यह बात आ रही है कि आखिर इतिहास में कौन से बिंदु होते हैं जो एक तरह से उस समय को पकड़ने में, समय को समझने में मदद करते हैं। और यहीं पर आकर के इतिहास के जो स्पॉट होते हैं जिसे कई बार बड़े बड़े इतिहासकार उसे अमहत्वपूर्ण मानकर छोड़ देते हैं, वहीं से जो साहित्य के अध्येता होते हैं वे उन बिंदुओं को उठाते हैं और एक तरह से उसके आधार पर अपने समय को, समाज को और एक तरह से देश को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं देवम फाउंडेशन के इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर मोना मोना कौशिक जी से जब मेरी बातचीत हो रही थी, जब मोना कौशिक जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो इस पूरी प्रक्रिया में था कि हम कहीं ना कहीं साहित्य की उन सारी विधियों को समझने की कोशिश करें जिसके आधार पर कहीं एक तरह से हिंदी की जो दुनिया है एक बड़ी दुनिया बनती है या एक बड़ी दुनिया में तब्दील होती है। और कहा जाता है कि बार बार मुझे लगता है कि इतिहास एक बड़ा जरिया है। कई बार मुझे यह भी बातचीत आपसे करेंगे उसको हम तीन स्टेजेज में बातचीत करेंगे। शुरुआत बातचीत करेंगे और फिर हम हिंदी शिक्षण पर आपसे मेरी में
बहुत सारे करेंगे साहित्य और समझने में मदद कर सकते। और कहा जाता है कि निश्चित करना एक पूर्ण कार्य है, क्योंकि इतिहास इतनी तेजी से बदल रहा, तेजी से नई नई चीजें निर्मित हो रही है। और कहा जाता है कि 90 का जो दशक है वो एक बड़ा मतलब प्रस्थान बिंदु रहा है पूरी दुनिया के समाज का, इतिहास का और एक तरह से राष्ट्र के जो समझने का। और इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात हुई कि इतिहास के अनेक पहलू दिखाई देने लगे। और जो हमारा हिंदी साहित्य है, जिसे हम समकालीन हिंदी साहित्य पर विचार करने की कोशिश भी करेंगे आज की इस बातचीत में, तो ये बहस भी होती है कि समकालीन हिंदी साहित्य को 90 के बाद से माना जाए या फिर मतलब कहीं से भी मान लिया जाए। अब गौर करेंगे, विचार करेंगे कि 1964 में गंगा प्रसाद विमल की एक किताब छपी है, समकालीन कहानी का रचना विधान। साहित्य में समकालीनता का दौर 64 के आसपास भी, 70 के में भी यह इस बात की चर्चा होती थी कि वहां से समकालीन साहित्य कहा जाता है। उसके बाद कि क्षमा करें, थोड़ी देर के लिए रिकनेक्ट हो गया था ये सारा, लेकिन फिर हम दोबारा जुड़ गए हैं। तो कहा जाता है कि दूसरा फेज था जब 70 के बाद या 7वें दशक में इस बात पे बहस शुरू हुई कि वहां से समकालीन साहित्य का दौर शुरू होता है। लेकिन 90 तक आते आते चीजें बहुत बदलती है, फिर वहां से एक अलग से प्रस्थान बिंदु दिखाई पड़ता है। तो ये 3 फेजेस हैं जिसको लेकर के बहस काफी हिंदी साहित्य के इतिहास में होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। और कई बार जब इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बहुत सारे चीजें हो जाती है। लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी कि इस दौर में और खास तौर से जो हाल के दिनों में जो परिवर्तन असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। और इसीलिए इतिहास की विचार की प्रक्रिया काफी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। पूरी दुनिया के अध्येता इस बात को समझने में, ज्ञान के हों या साहित्य के हों, कि हम इस समय को कैसे समझें। तो समकालीनता की जो धारणा मदद करते हैं। और कहा जाता है कि समकालीन कॉन्सेप्ट होता है से जब पूरी दुनिया में वहां से एक नए प्रकार की व्यवस्था शुरू होती है। और कहते हैं कि पूरी दुनिया में यह समय 1950 के आसपास से दिखाई पड़ना है। तो मुझे बार बार लगता है कि समकालीन हिंदी साहित्य पर जब हम विचार करें या बातचीत करें, तो हमें यह 1950 का समय भी ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेडरिक जैमसन भी इस बात की चर्चा करते हैं कि यहाँ से एक नए तरह की चीजें परिवर्तित होती है, हम एक अलग तरह के दौर में प्रवेश करते हैं, या साम्राज्यवाद का हो जाता है। या अफ्रीका जैसे देशों में भी बहुत दिनों के बाद एक तरह से कहिए कि साम्राज्यवाद इनका दौर समाप्त होता है। लेकिन 1950 हो जाते हैं, चाहे चीन हो, भारत हो, कोरिया हो, ये सब स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, बननी शुरू होती है। जाहिर है कि इसका असर भी साहित्य पर पढ़ना बहुत जरूरी और पढ़ता भी है। इसीलिए कहा जाता है कि 1950 के बाद परिवर्तन। तो थोड़ा सा नेटवर्क की काफी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात जारी रहे। तो हमने बातचीत 50 का समय एक अलग तरह का समय, जहां साम्राज्यवाद और एक तरह से कहा जाता है कि उपनिवेशवाद का दौर पूरी तरह से समाप्त होता है, एक नई व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाती है। मुझे बार बार अध्ययन या शिक्षण इन चीजों से परे नहीं होता है। दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका गहरा असर हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर भी पड़ता है। आप गौर करेंगे कि अभी जो पूरी परिघटना हो रही है, इसके बाद पूरी दुनिया में ऑनलाइन शिक्षण का एक अलग तरह का नया दौर शुरू होगा। जो क्लासरूम टीचिंग है काफी प्रभावित होगी।
जबकि हम जानते हैं कि उसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव काफी गहरा पड़ने वाला है। अब ये करता है, या टीचिंग से जुड़े, शिक्षण से जुड़े हम जो अध्यापक हैं, या जो हम लोग एक तरह से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं, पाठ्यक्रम से जुड़े लोग, तो उन पर डिपेंड करता है कि लेखक, विचारक और पाठक एक साथ बैठ करके या अध्येता बात करें कि हम इस एकेडमिक दुनिया को कैसे हम एक तरह से बेहतर बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो सन 50 के बाद भी चीजें काफी तेजी से बदलनी शुरू हो गई थी, और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। थोड़ा सा और आप बैक में जाएंगे तो 1944 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार की, ये हटा दो क्या? इसको इसको शेयर कर दीजिए। हाँ, तो आज थोड़ा सा लगता है व्यवधान काफी हो रहा है इस पूरी बातचीत में। तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इन सारे संदर्भों को हो, चाहे भारत में हिंदी का शिक्षण हो, चाहे विदेश के विश्वविद्यालय में हिंदी का शिक्षण हो, इस पूरी दुनिया में हिंदी का जो शिक्षण है कहीं ना कहीं काफी गहराई से प्रभावित होता है। और यहीं पर आकर के करना, मान के चलिए कि इतिहास कोई बहुत सामान्य विधा नहीं, इतिहास वह एक तरह से केंद्रीय और प्रस्थान बिंदु है जो हर चीज को समझने में मदद करता है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीजें हैं उन्हें सबका इतिहास है। इवन हवा का, पानी का, धूप का, तितलियों के उड़ने का, इन सारी चीजों का एक तरह से मतलब इतिहास है। आप जिसकी परिकल्पना करिए, मेमोरीज का भी इतिहास होता है, बातचीत का भी इतिहास होता है, हर चीज का इतिहास हो सकता है। और इसीलिए इतिहास एक ऐसा बड़ा टूल्स है जिसके साथ आवाजाही करके, जिसके साथ हम कहा जाता है कि हम चीज़ों को करके या चीज़ पर विचार करके हम कहा जाता है कि हम इस पर बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं। आप गौर करेंगे कि सबसे बड़ी बात होती है कि जिस जबान में हम बातचीत आपसे करें, या दुनिया की जो सारी जबान है, चाहे चीनी हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, ये सारी भाषाओं के बारे में कहा जाता है कि अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा जरिया होती है, या उसके जरिए हम एक तरह से अपने समय को, समाज को समझते हैं। अगर अगर हमारे पास अपनी भाषा नहीं हो, लैंग्वेज नहीं हो, तो हम किस जबान में बात करेंगे? ठीक है, संकेत में भी हम बातचीत कर सकते हैं, इशारों में हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक एक अच्छी भाषा एक तरह से हमारे विचारों को बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, और एक समाज से दूसरे समाज तक लेकर के, और इसीलिए उसको लेकर के जाना भी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भाषाएं ये काम करना शुरू करती है, और इसीलिए जब हम हिंदी शिक्षण की बात करते हैं तो वहां पर हिंदी शिक्षण में जरूरी होता है कि हम बारीक चीजों को कम्युनिकेट करने की कोशिश, और कहते हैं कि हमारी जबान को, हमारी भाषा को जो साहित्य होता है वो अस्थायी प्रदान करता है। अगर साहित्य नहीं होता तो दुनिया की कोई भी जबान लंबे समय, और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य का होना बहुत जरूरी है। साहित्य जो हर चीज को अस्थायित्व देता है, वो चीजें नष्ट हो जाए, लेकिन जो जबान, जो साहित्य है, जो कविता है, जो कहानियां हैं, वो कैसे नष्ट हो? तो हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये साहित्य बना रहेगा और साहित्य बचा रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि बिना मतलब साहित्य के कोई भी भाषा जीवित नहीं रहती है। आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा बहुत व्यवहार में नहीं है, इसलिए जीवित है कि संस्कृत का साहित्य पूरी दुनिया का एक बड़ा साहित्य है। लिखे गए संस्कृत में जो काव्य लिखे गए, आज भी संस्कृत में हैं, जो नाटक है, जो एक तरह से कहा जाता है कि जो ज्ञान विज्ञान के जो बहुत सारी चीज, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, उसके जो बहुत सारे जो संदर्भ सुरक्षित हैं, और इसीलिए बेहतर जबान बनी हुई है, वो जीवित है। अगर साहित्य नहीं होता संस्कृत में तो शायद ऐसा, और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जो होता है वो साहित्य कहीं ना कहीं हमारे समय के और समाज सच व्याख्या होता है। अगर साहित्य व्याख्या है तो कहीं ना कहीं समाज में जो भी घटित हो रहा है, इस दुनिया में जो है, साहित्य उसका बहुत बारीकी के साथ उसका डॉक्यूमेंटेड करता है। आप हिंदी के बड़े से बड़े लेखक को ले लीजिए, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े लेखक को ले लीजिए, चंद हो, चाहे
चीन के लुसुन हो, चाहे एक तरह से रूस के मैक्सिम गोर्की हो, चाहे संस्कृत के कालिदास हो, या फिर जितने भी लेखक हैं हिंदी के मैल आंचल लिखने वाले रेणु हो, ये सारे के सारे बड़े अपने समय के जो समझते हैं समय का जो सच है में डॉक्यूमेंटेड करते हैं, और समय के उस समय के समाज के व्यक्तियों जो एक तरह से प्रक्रियाएं हैं उसके साथ जोड़ करके देखने की कोशिश। अब गौर से बड़ी बात होती है कि साहित्य कहीं ना कहीं जो जो अन्य विधाओं से इसलिए अलग होता है कि भार पर कहा जाता है कि वो थोड़ा अपने क्रिएटिविटी होती है, जो हमारी कलात्मक सृजनात्मकता होती है, वह कल्पना के जरिए ही एक तरह से बहुत विशिष्ट बनती है। सामान्य भाषा भी विशिष्ट तब बनती है जब उसमें एक अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है, कल्पनाएं होती है, कल्पनात्मकता होती है, तो भाषा बहुत विशिष्ट हो जाती है, और यही साहित्य को बनाता है। लेकिन साहित्य को मान कर चलना चाहिए, साहित्य समाज के सच की एक तरह से प्रस्तुति है, सच की व्याख्या, और इसीलिए बहुत सारे लेखक साहित्य को समाज का, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी हिंदी भाषी छात्र को भी, चाहे विदेश में भी अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप संदर्भ साहित्य से लेते हैं तो वह उसका काफी गहरा असर पड़ता है। ठीक है, हम सामान्य जबान में बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम साहित्य से एक एक रेफरेंसेस लेते हैं, कविता से लेते हैं कि रहीमन पानी रखिए, तो इसका एक गहरा असर पड़ता है। मतलब या कबीर अगर कहते हैं कि रहना नहीं, चर्चा करते हैं कि रहना नहीं यह देश वीराना, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़त घुल जाना है। बड़ा मतलब एक 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 अलग तरह का दर्शन तत्व छिपा हुआ है। जो जबान है जहां पर भी है, जहां पर यथार्थ भी है, और कहा वह है जो तर्क है या जो है वह भी यहाँ पर इनपुट देता है। तो कहा जाता है कि साहित्य की जो भाषा होती है वह एक है, हम छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो जबानें होती है वो कहीं ना कहीं मतलब हमारी दुनिया को, साहित्य की दुनिया को, जो भाषा की दुनिया है जिसमें हम छात्रों को शिक्षण देते हैं, अध्यापन करते हैं, उनको एक अलग अलग तरह से उनको विशिष्ट बनाने का काम करती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो समाज विज्ञान के छात्र होते हैं और जो साहित्य के छात्र होते हैं, इन तीनों तरह के छात्रों में बुनियादी फर्क होता है। जिस मसले को, समाज के जिस सच को एक वैज्ञानिक सीधी सीधी व्याख्या करता है, एक समाज वैज्ञानिक उसको किसी संदर्भ में रखकर व्याख्या करता है, एक लेखक वो पूरे समाज की जो संवेदना होती है उस तह तक पहुंचने की कोशिश करता है जिससे मनुष्य बेहतर बनता है। और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य को पढ़ना एक तरह से अपने समय के यथार्थ को भी समझना है, और उसमें जो एक तरह से इतिहास है उसको भी जानना है, और उसमें जो तर्क है उसके दर्शन को भी समझना है, और उसको जान करके उसको आगे बढ़ना। और कहा जाता है कि इसीलिए मतलब इसमें जो सबसे, जो मैं उस बात पर आप वापस आता हूँ, इसमें सबसे अधिक मदद हमारा एक तरह से इतिहास ही करता है, क्योंकि इतिहास भी कहीं ना कहीं सच की व्याख्या ही करता है। जो सारे इतिहासकार, हमारे बड़े बड़े हिस्टोरियन ने जो व्याख्या की है, कार से लेकर कलिंगुट तक ने जो बातचीत की है, या हमारे हिंदी के जो बहुत सारे लेखक हैं, चाहे कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल से लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस तरीके से साहित्य के इतिहास की रचना करते हैं या साहित्य का इतिहास लिखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे हमारे इतिहासकार जो हैं, जो हमारे समय का, जो उनके समय का जो सच था, या जो एक तरह से लेखक के समय का जो सच है, उसी को एक तरह से डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि समाज का जो भी सच है, इतिहास उसकी व्याख्या करता है, उसको स्टेब्लिश करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो एक तरह से मतलब कहते हैं कि जो हम मनुष्य होते हैं, जो एक तरह से मानव समाज होता है, यही जो होता है एक तरह से समाज और राष्ट्र का निर्माण भी करता है। और इसमें कहा जाता है कि साहित्य एक बड़े टूल्स के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि कई बार मतलब जो बहुत, अगर मान लीजिए कि मध्यकाल में बहुत सारी जो बहसें हो रही थी, तो उन बहसों को समझने में जो हमारा जो प्राचीन जो साहित्यिक पाठ है वह काफी मदद करता है। था मध्यकाल का,
वह तंत्र भी उन साहित्यिक रेफरेंसेस को लेकर के बहुत सारे तत्व या बहुत सारी बातचीत करता है, या बहुत सारी नीतियां जो बना दी जाती है उसके पीछे भी वो समाज का सच होता है जो पारंपरिक साहित्य में करता है, जो मौजूद। इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाषा होती बहुत मदद करती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के सच को समझने में भूमिका होती है। अब करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब जो मैं कह रहा था कि जो कल्पना है जो होती है, इतिहास हमेशा मेमोरी को जोड़ देता है, स्मृतियों पर जोड़ देता है, और कहते हैं कि बिना के इतिहास इसी प्रकार कई बार हमारे तरह लेकर के आते हैं जिसका जवाब आपका व्याकरण नहीं दे पाता, या भाषा के जो बहुत सारे तर्क नहीं दे पाते हैं कि ये यह शब्द कैसे बना है, ये वाक्य कैसे बना है, इसके पीछे ठीक है ग्रामर हमारा सिंटेक्स हमारी व्याख्याएं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उन वाक्य बनने के पीछे जब जाते हैं, जैसे कि अपने उपन्यास गोदान का नाम गोदान, या श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास का नाम राग दरबारी क्यों रखा, या राही रामासुम रजा ने आधा गांव क्यों रखा, या कृष्णा सोप्ती ने जिंदगी नामा क्यों रखा, या मित्र मरजानी क्यों रखा, या इस अपने उपन्यास का नाम परित था। तो ये चीजें सहज तरीके से नहीं बनी है, इसके पीछे पूरा कहा जाता है कि इतिहास भी है और दर्शन भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो तर्क होते हैं, इस तरह के जो दर्शन होते हैं, लेखक और पाठक दोनों को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते, काफी ताकतवर बनाते हैं। अब मान लीजिए अगर यही तर्क हम अगर अपने, ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है कि छात्रों को जब हम शिक्षण देते हैं, छात्रों को जब हम मित्रों, आज लगता है काफी व्यवधान हो रहा है इस पूरी बातचीत में, लेकिन मतलब हम मान के चलें कि शायद ऐसा होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो ये क्रिएटिविटी है, जो सारी सृजनात्मकताएं हैं, एक तरह से लेखक और पाठक को ताकतवर बनाती है। अगर हम इसी टूल्स को छात्रों के साथ निगोशिएट करके देखें, छात्रों के बीच इसका उपयोग करें, बारीकी के साथ उपयोग करें, तब हमें पता चलेगा कि इस बारीकीपन के साथ अगर छात्र, ठीक है, जो छात्र जिस जिस उम्र का है, या जिस मतलब सामाजिक तबके से आया हुआ है, जिस मतलब माहौल से आया है, इसको ख्याल में रखना बहुत जरूरी होता है। और कई बार हम जब ख्याल में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात को समझने में सुविधा होती है। अब गौर, मैं कई बार जब मैं मॉस्को में, सॉरी, मैं ताशकंद में था, या फिर मैं जब मॉरिशस में जब पढ़ा रहा था हिंदी, महात्मा गांधी ताशकंद में जब पढ़ा रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल में, तो वहाँ पर छात्रों से मेरी बातचीत होती थी। मैं देखता था कि ठीक है, वहाँ के छात्र बहुत बारीकी के साथ भाषा शिक्षण का काम को बहुत ध्यान को वहां से बाहर निकालता था। और फिर वहां पर हम ऐसे शब्द के कि गोदान, तो यहाँ पर दो भाग कर, तो फिर इसका अर्थ क्या कैसे बनता है। तो कई बार के तात्विक जो विश्लेषण, वह एक तरह से भाषा की जो संरचना है, फिलॉसफी है, उसको भी समझने में मदद करते हैं। और इसी बार ठीक है, हम ये प्रारंभिक कक्षाओं में जरूरी नहीं है कि दुनिया की यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ स्नातक स्तर के छात्र आते हैं, तो उनका जो मानसिक होता है इस समझ सकें, तो वहां पर इन चीजों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। के जरिए हम धीरे धीरे उनको अपनी जो साहित्य की जो समृद्ध परंपरा है उससे भी हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि हम छात्रों को जो खासकर शिक्षण के मामले में छात्रों पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता है। जो देश की जो शिक्षा नीति होती है, या जो एकेडमिक करिकुलम की नीति होती है, तो उसको हम बहुत बदल नहीं सकते। पढ़ाते हैं बहुत गंभीर दायित्व होता है,
और यहीं पर आकर के शिक्षक की भूमिका शुरू हो जाती है कि शिक्षक कितनी गंभीरता के साथ, कितनी मतलब बारीकी के साथ चीज़ों को पढ़ाते हैं। कहा जाता है कि भाषा या भाषा विज्ञान या व्याकरण का अध्ययन बिल्कुल एक तो पुनः आप सबसे क्षमा क्या जो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर हम अपनी दोबारा बातचीत शुरू कर रहे हैं आपके साथ। तो कई बार कहते हैं कि जो भाषा भाषा विज्ञान व्याकरण का अध्ययन बिल्कुल भिन्न है, इसका लक्ष्य भी अलग होता है। आप गौर करेंगे कि जब मैं ताशकंद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में था, तो वहाँ का जो पूरा रेशियो आप देखेंगे, तो वहाँ पर करीब करीब 80% मतलब जो जो शिक्षण होता था। हाँ, पुनः हम फिर बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो रही है। तो आपसे मैं कह रहा था कि जब मैं उज़्बेकिस्तान के ताशकंद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में जब मैं एक तरह से शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ के पाठ्यक्रम में करीब 80% जो हिस्सा था, वह एक तरह से भाषा शिक्षण से जुड़ा हुआ था। और इसी नाते वहाँ पर जितने स्कॉलर्स हैं वहाँ पर, उसमें सिर्फ प्रोफेसर उल्फत मुहिबा को छोड़ कर के अधिकांश एक तरह से भाषा विधि हैं, और वे अलग तरह से साहित्य को लेकर के बातचीत करते हैं। लेकिन लेकिन 20% जो वहाँ पढ़ाते हैं उसमें भारतीय साहित्य पढ़ाते हैं, और हिंदी का हिस्सा हम कह सकते हैं कि शायद 10 या 8% हिस्सा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे वहाँ पर जो दिखाई दे रही थी जिस जिस प्रसंग में, कि वहाँ पर इसीलिए इस तरह के देशों में आप देखेंगे भाषाविद बहुत बड़े विद्वान की तरह विद्वान होते हैं, बहुत बड़े बहुत मेहनत से अपने को तैयार करते हैं। जैसे ताशकंद में आज़ाद समावतों थे। लेकिन जो बात आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था कि वे इतिहास और दर्शन के बहुत बड़े अध्येता थे, और उन्होंने बहुत बारीकी के साथ इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया था, और इसीलिए उनको बहुत बड़े भारतविद के रूप में हम जानते हैं, उनको लोग जानते हैं। तो कहा जाता है कि हर देश में जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है हिंदी शिक्षण का, ज़ाहिर है कि अलग-अलग है। लेकिन अब पूरी दुनिया में एक तरह से पाठ्यक्रम में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप के बहुत सारे शिक्षण संस्थान, चाहे जर्मनी हो, चाहे आपका बुल्गारिया हो, जो सोफिया जहाँ हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, या फिर मॉस्को हो, या फिर अमेरिकन की यूनिवर्सिटियाँ हो, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियाँ हो, यहाँ पर अब पठन पाठन का लेवल काफ़ी हाई लेवल पर गया। वहाँ पर एक तरह से पठन पठन पाठन में इतिहास और दर्शन के तत्व की एक तरह से कहिए कि मतलब आप कहिए कि उसकी पैठ सबसे बहुत अधिक लेवल तक, गहराई तक दिखाई देती है। और कहा जाता है कि इसीलिए वहाँ की चीज़ों में बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश भी दिखाई पड़ती है। मॉरिशस के में मैं कह सकता हूँ कि मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान में, जहाँ पर बहुत सारे शिक्षक, नए नए शिक्षक हैं, विनय गुदारी हैं, या गुलशन सुखलाल हैं, राज रानी गोविंद हैं, या अलका जी हैं, या फिर ये सारे के सारे लोग अच्छे स्कॉलर्स हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर साहित्य अधिक पढ़ाया जाता है। ठीक आप पलट दीजिए ताशकंद की तुलना में, वहाँ पर हो सकता है 70% साहित्य का हिस्सा है, और 30% भाषा शिक्षण या अन्य चीज़ें हैं। इसके पीछे हो सकता है कि वहाँ पर स्कूलों में भी हिंदी की पढ़ाई होती है, वहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो हिंदी पढ़ करके आते हैं। तो मैं जो बात की तरफ इशारा करना चाह रहा था कि जो जो मैं सारी जो चीज़ें ये इस पूरे प्रसंग में है, जो है एक बड़ा फैक्टर है, इतिहास एक बड़ा तत्व है, बस हम सबसे बाहर नहीं है। विद्वान कहते हैं कि इतिहास में भी होता है, कि साहित्य में भी होता है, और इतिहास फिर है। और इसीलिए इन इतिहास के अनेक जो इतिहास है उसको समझना, उसको जानना भी जरूरी होता है। अब गौर क्रिया में जो मुझे सब बातचीत करना खास करके, और ये देख करके अच्छा लगता है कि यूरोप के बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं जो इन और वो लगातार मेहनत के साथ काम कर, इसका एक ही लक्ष्य। कई बार मुझे मेरे जो देश के यूनिवर्सिटियों में, चाहे मूल के हों चाहे एक तरह से विदेशी मूल के हैं, उनका बेसिक लक्ष्य क्या होता है? उसका उसका दो लक्ष्य हम मान के चले। एक तो लक्ष्य होता है कि हम एक अच्छे भाषाविद तैयार करें, या दुभाषी तैयार करें, जो एक तरह से मतलब
जो रोजगार पाएं और एक तरह से हिंदी भाषा का जो भी कार्यक्रम हो उसमें उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। लेकिन कहा दूसरा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे पूरे दौर में, कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में हम एक अध्येताओं का एक ऐसा तबका तैयार करना चाहते हैं जो उस राष्ट्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। या कहा जा सकता है कि जब किसी देश की जबान हम पढ़ते हैं तो उसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि हम उस राष्ट्र को समझें, उस देश को समझें। अगर मान के चलें कि अगर अगर बुल्गारिया में हिंदी का शिक्षण हो रहा है तो उसका एक लक्ष्य तो है कि हम हिंदी भाषा भाषी एक तरह से दुभाषी इंटरप्रेटर को तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसका जो दूसरा बुनियादी लक्ष्य होता है कि फिर हम जुड़ रहे हैं, बातचीत बीच में काफ़ी रुक रुक जा रही है। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक बड़ा लक्ष्य होता है कि उस जो जो जिस राष्ट्र की भाषा हम उस देश को समझने की कोशिश, देश क्या है, उस देश का समाज कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का इतिहास कैसा है। और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में एक तरह से पूरी दुनिया को समझने का जो सबसे बड़ा जरिया होता है एक तरह से उस देश की जबान होती साहित्य होता है जो वहाँ समझने में मदद करता है। तो हिंदुस्तान के या भारत के उत्तर भारत तो कुछ लेखक आपकी बहुत मदद करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु भी मदद करते हैं, राही मासूम रजा भी मदद करते हैं, और जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोप्ती भी मदद करती है। ये सारे के सारे लेखक जो हैं एक तरह के इतिहास या समाज के हमारे सामने लेकर के आती है। तो प्रेमचंद जो जो उत्तरी हिस्सा है, जो मध्य उत्तरी हिस्सा है, उसको समझने में मदद करते हैं। या इसी प्रकार तो एक तरह से भारत उत्तर और पूरब से का हिस्सा जो है उसको ये लेखक सिर्फ और सिर्फ तरह से समाज, बल्कि उस क्षेत्र की जो जबान है, उस क्षेत्र की जो भाषा है। अगर मान लीजिए कि बिहार की भाषा को समझना चाहते हैं कि बिहार के लोग कैसा बोलते हैं, किस जबान में बात करते हैं, उनका बोलने का लहजा कैसा होता है, रेणु हमारी सबसे अधिक मदद करते हैं। और रेणु क्या, रेणु को दोबारा पढ़ के लगता है कि रेणु के साहित्य में जो उत्तर भारत की जो बिहार और उसके इलाके की जो जबान है निश्चित है वो एक और इसी तरीके से प्रेमचंद और जयशंकर वो एक अलग तरह की हिंदी दिखाई पड़ती है। और उस हिंदी की जबान बिल्कुल भिन्न किस्म की है। या फिर थोड़ा सा आप रेणु क्या कृष्णा सोप्ती को पढ़ते हैं, या फिर आप अगर यशपाल को भी देखते हैं तो यशपाल भीष्म साहनी आपकी बहुत मदद नहीं कर, लेकिन कृष्णा सोप्ती की जो हिंदी भाषा है, पंजाबीपन है, वह एक तरह से वहाँ की जबान। तो हिंदी भाषा का जो शिक्षा जुड़ रहे हैं, तो ये जो सारे चाहे कृष्णा सोप्ती हो या प्रेमचंद हो या रेणु हो, अगर आप उत्तर भारत के इतिहास को, उत्तर भारत समाज को और उत्तर भारत की हिंदी भाषा को जानना चाहते हैं तो ये तीनों लेखक हमारी बहुत अधिक मदद करते हैं। और इसीलिए जब हम हिंदी का पढ़ते हैं विदेश के विश्वविद्यालय, तो हम कई बार जब वहाँ के छात्र हिंदुस्तान या भारत आते हैं और वो बिहार जाते हैं या बनारस जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के लोग अलग अलग तरह की हिंदी बोल रहे हैं। तो इसीलिए प्रदेशों का या इस तरह के लेखों के जरूरत है कि कि तो पुनः मैं आपसे कह रहा था कि हिंदी उसको भी मतलब उसके सामाजिक पूरे सामाजिक संस्कृति के साथ लेकर के आते हैं। कई बार में रखना बहुत जरूरी भारत की यहाँ, लेकिन वही बातचीत करते हैं तो वहाँ इन लेखों को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है और इसीलिए उनको सिलेबस करते हैं। अगर अगर आप जिस हिंदी का शिक्षण कर रहे हो
अगर विविधता है या सामाजिक संस्कृति जरूरी है कि आखिर इस बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति के पीछे कौन कौन से तत्व काम कर रहे हैं। उदाहरण, हाँ, तो मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं यह जो मसला है की बात है कि लेखक एक तरह से जो भारतीय समाज की जो विविधतापूर्ण हिंदी भाषा है उसको अपने अपने डोमेन एरिया के हिसाब से डॉक्यूमेंटेड करते हैं, दर्ज करते हैं। और लेखक जिस इलाके का हो, जिस क्षेत्र का होता है, तबके से, तो आज काफी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हर लेखक अपने अपने डोमेन एरिया का की जो जबान होती है, जो उसका होता है, जो उसकी संस्कृति, इसी प्रकार को पढ़ते हैं, बारीकी के साथ डॉक्यूमेंटेड करते हैं। या इसी तरह थे कि इस प्रकाश वाल्मीकि को लेते हैं तो दलित समाज के इतिहास, वहाँ की संस्कृति, उस समाज की भाषा को बहुत बारीकी के साथ डॉक्यूमेंटेड करते हैं। आप गौर करेंगे कि हिंदी के एक बड़े लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो उनका साहित्य सिर्फ और सिर्फ जो भाषा है, कहिए कि दुनिया से जुड़ा जो ज्ञान और दर्शन की दुनिया से करते हैं। लेकिन उनकी जो दूसरी जो एक तरह से संवाद होता है उस ज्ञान की दुनिया का, तो जबान है उसकी जो करते हैं, कथा हो या पुनर्नवा हो या अनाम दास का पोथा, यहाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि जिस बारीकी के साथ उत्तर भारत का जो ज्ञान और दर्शन समाज है उसको, और उनका जो आम समाज के साथ जो रिश्ता है उसको के साथ दर्ज करते हैं। और इसलिए कहा जाता है बहुत बारीकी के साथ यहाँ से लेकर के बनारस के बीच का जो भारतीय समाज, नदी का जो घाटी सभ्यता के तो गंगा की जो 2 मिनट में अपनी बात नेटवर्क ने साथ दिया, तो मैं आपसे कह रहा था बलिया से बना करीब आज से 3500 वर्ष पहले जो गंगा घाटी सभ्यता का उदय होता है, बलिया और बनारस के बीच जो डॉक्यूमेंटेड करते हैं बात है, समाज के साथ जो है उसको भी दर्ज करते हैं। और इस प्रक्रिया में जिस हिंदी भाषा का वो सृजन करते हैं जी को पढ़ना, एक तरह से उस भारत को समझना है, उस भारत की हिंदी भाषा को समझना है जो समानांतर एक शास्त्र दोनों से जुड़ा हुआ को लेकर के काफी हिंदी शुक्ल जी बनाम द्विवेदी जी और नामवंशिक बनाम रामविलास पांडे के, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं आप तो मित्रों के कह के अपनी बात में समाप्त करूंगा कि मैं मूलतः यह कहना चाह रहा था आप सबसे कि समकालीन हिंदी साहित्य और हिंदी शिक्षण का जो मामला है वो इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया में हमें बहुत